my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 47। तो इसके पहले की जितनी भी वीडियोस मीन्स 46 वीडियोस आ चुकी हैं, इसका पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड ऊपर आई बटन पे भी दिया है। तो उसको पूरा प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिएगा। ये TGT, PGT, नेट एंड JRF के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसके लिए आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वैसे आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। एनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 डिफिशिएंसी, जो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से जो एनीमिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो जो B12 की डिफिशिएंसी से जो एनीमिया होती है उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक, ये जो है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होती है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक। और जो B12 की डेफिशिएंसी से होती है उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेस्ट to assess PEM. PEM means protein energy malnutrition in children in early stage is by। तो ये PEM जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक क्वाशियार्कर, एक मैरस्मस। जो क्वाशियार्कर होता है वो 1 साल से कम के बच्चों में होता है, और जो मैरस्मस होता है वो 1 से 3 साल तक के बच्चों में होता है। ठीक है, तो जब अगर PEM अर्ली स्टेज है, मतलब बच्चे जब अर्ली स्टेज है, PEM की जब अर्ली स्टेज है, तब अगर इसको मेज़र करेंगे तो कैसे मेज़र करेंगे कि बच्चे में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी हो रही है। अब प्रोटीन है एंड एनर्जी है, ठीक है। जब प्रोटीन नहीं मिलेगी तो टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वेट गेन नहीं होगा। अब ये टिश्यू फॉर्मेशन एंड वेट गेन दोनों हमारे बॉडी डायमेंशंस में आते हैं। तो जब PEM की अगर अर्ली स्टेज को मेज़र करना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री मेज़रमेंट यूज़ किया जाता है या एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट यूज़ किया जाता है PEM की जब अर्ली स्टेज होती है उसको मेज़र करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर मस्ट बी अल्टरेशन बिटवीन एक्टिव प्ले एंड। देखो, एक तो है एक्टिव प्ले और दूसरा कैसा होना चाहिए, दो एक्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला। ठीक है, तो एक्टिव, अब बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी वाला काम करते हैं, उसके बाद एक लो एनर्जी का काम होता है। जैसे अगर आउटडोर तक बहुत देर से खेल रहे तो उसके बाद अगर कोई एक्टिविटी है तो वो इंडोर एक्टिविटी होगी, या हाई एनर्जी एक्टिविटी के बाद लो एनर्जी एक्टिविटी होगी। तो ये अल्टरेशन है बिटवीन मीन्स चेंजमेंट बिटवीन एक्टिव प्ले एंड क्वाइट प्ले। मीन्स पहले बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली कोई एक्टिविटी कर ली है तो उसके बाद एक जो नेक्स्ट एक्टिविटी प्लान होगी वो लो एनर्जी वाली एक्टिविटी प्लान होगी। तो एक्टिव प्ले एंड क्वाइट प्ले के बीच में अल्टरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसेबिलिटी इन रीडिंग इज़ कॉल्ड। जब पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है, जब पढ़ने में दिक्कत आती है तो उस डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं? तो उस डिसेबिलिटी को कहते हैं डिसलेक्सिया। और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, जब लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है जैसे डिसेबिलिटी इन रीडिंग, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। अब जब डिसेबिलिटी हो राइटिंग में, लिखने में कोई दिक्कत आती है तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एटीट्यूड, फीलिंग एंड इंटरेस्ट आर। जो ये एटीट्यूड, फीलिंग और इंटरेस्ट हैं ये कौन से कंपोनेंट हैं? तो एटीट्यूड है, फीलिंग है, इंटरेस्ट है, ये जो हमारे अफेक्टिव कंपोनेंट हैं, ये हमारे अफेक्शन से जो हमारा फीलिंग्स हैं। अब फीलिंग हमारी क्या, हमारी फीलिंग जो है वो इमोशन, जो फीलिंग मीन्स हमारी जो भावनाएं हैं, तो भावनात्मक कंपोनेंट है ये। एटीट्यूड हो गया, फीलिंग है, इंटरेस्ट है, ये सब जो है भावनात्मक या अफेक्टिव कंपोनेंट है। कॉग्निटिव मीन्स जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, रीजनिंग, थिंकिंग। टेम्पोरल, जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, ये टेम्पोरल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट, जो जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो होता है फिजिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द आइडियल साइज फॉर फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जो है एक विजुअल एड है, ठीक है, और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू इसमें छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं
और कोई भी स्टोरी है या कोई अवेयरनेस है, कोई प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी ये कार्ड्स पे बना के प्ले करते हैं धीरे, मतलब एक सीक्वेंस में। जो इलिटरेट पीपल हैं उनको, या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको, उनके सामने कार्ड्स प्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस में, जैसे जो भी स्टोरी है या प्रोग्राम है वो इजीली समझ सकें। तो जो फ्लैश कार्ड होते हैं इनका साइज़ क्या होता है? तो जो फ्लैश कार्ड है इनका साइज़ होता है 10 to 12 इंचेस, 10 into 12 इंचेस के फ्लैश कार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ मेंटल फटीग? इनमें से कौन सा मेंटल फटीग का इफेक्ट नहीं है? ये चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे नॉट कहीं पे दे देते हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। मेंटल फटीग का इफेक्ट नहीं है। मेंटल फटीग मीन्स जब लगता है कि एक टायर्डनेस लगती है ब्रेन में, दिमाग में थका थका सा लगता है, तो उसको बताना है कि मेंटल फटीग का इफेक्ट नहीं है। डिक्रीज अटेंशन, सिंपल सी बात है, अगर आप मेंटली टायर्ड हैं तो अटेंशन आपका डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मेंटल परफॉर्मेंस, आप मेंटल फटीग है, मेंटली टायर्ड हो आप, तो वहाँ पे तो आपकी मेंटल परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी नहीं। तो जो ये इंक्रीज मेंटल परफॉर्मेंस, ये मेंटल फटीग का इफेक्ट नहीं है। अगर आप मेंटल फटीग है या मेंटली टायर्ड है कोई, तो वहाँ पे अटेंशन भी कम हो जाएगी, मोटिवेशन भी कम हो जाएगा, और जो उसको सोचने की थिंकिंग एंड रीजनिंग प्रोसेस है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो डिक्रीज अटेंशन, डिक्रीज मोटिवेशन, इम्पेयर्ड थिंकिंग, ये सब मेंटल फटीग के कंपोनेंट हैं या इफ़ेक्ट हैं। बट ये जो इंक्रीज्ड मेंटल परफॉर्मेंस दिया है ये मेंटल फटीग का इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाई? जो कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो ये कैल्शियम के जो अब्जॉर्प्शन है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, बॉडी में उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं? तो ऑक्सलेट्स एंड फाइटेट्स हैं जो बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करते हैं, मीन्स या प्रॉपर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। ऑक्सलेट्स एंड फाइटेट्स जो हैं ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को या यूटिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द टर्म एसोसिएटेड विद सीरियल कुकिंग। कौन से टर्म हैं जो सीरियल कुकिंग से रिलेटेड हैं? तो टर्म्स क्या क्या हैं? जिलेशन, जिलेटिनाइजेशन, स्कम फॉर्मेशन, स्क्रॉचिंग, रेट्रोग्रेडेशन एंड कोआगुलेशन। तो यहाँ पे अगर देखो, आपको पता है जैसे कोआगुलेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे प्रोटीन होती है, हाई प्रोटीन में, जैसे मिल्क हो गया। स्कम फॉर्मेशन एंड स्क्रॉचिंग ये भी मिल्क में होता है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म तो निकल गए, तो बचा क्या? जिलेशन, जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। ये सीरियल कुकिंग में, ये जो टर्म है ये सीरियल कुकिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस? इनमें से इंटेलिजेंस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो इंटेलिजेंस मीन्स मेमोरी अच्छी होना, किसी चीज़ को इमेजिनेशन पावर अच्छी होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होना, ये सब आते हैं इंटेलिजेंस में। हार्ड वर्क ये इंटेलिजेंस में नहीं आता है। स्मार्ट वर्क हो सकता है, हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क, बट हार्ड वर्क सिंपली दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर? इसमें से कौन सा कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, बाकी गोइटर है, स्टिल बर्थ है, मेंटल रिटार्डेशन है, ये आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आर? कला के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, कला के सिद्धांत क्या हैं? तो ऑप्शन है रेपिटेशन, बैलेंस, मूवमेंट, हार्मनी, रिदम एंड बैकग्राउंड। तो यहाँ से देखो, रेपिटेशन प्रिंसिपल है, बैलेंस भी प्रिंसिपल है, हार्मनी प्रिंसिपल है और रिदम प्रिंसिपल है। ये मूवमेंट और बैकग्राउंड ये प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। रिपिटेशन, हार्मनी, रिदम, बैलेंस एंड एम्फेसिस, ये 5 प्रिंसिपल हैं डिज़ाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग कलर्स आर कूल कलर? देखो, कलर कूल कलर होते हैं एंड वार्म कलर होते हैं, ठीक है। जो कूल कलर होते हैं वो जो ग्रीन ब्लू कलर रिप्रेजेंट करते हैं, जो ग्रीनरी से, और जिनमें ग्रीन कलर और ब्लू कलर आता है वो कूल कलर्स होते हैं। जिनमें रेड, येलो, ऑरेंज ये सब कलर आते हैं ये वार्म कलर होते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पे थोड़ा ठंडा, टेम्परेचर कम होता है,
तो मीन्स जो ग्रीन से रिलेटेड कलर हैं वो कूल कलर हैं। सन जैसे है, सन हॉट होता है, सन का कलर क्या है, येलो ऑरेंज, तो जो येलो ऑरेंज से रिलेटेड कलर हैं वो वार्म कलर होंगे। तो ब्लूइश ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन ये तीनों कूल कलर हैं, बाकी रेडिश ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज ये वार्म कलर हैं। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वुमेन एम्पावरमेंट डिनोट्स, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? फ्रीडम फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इनेबल वुमेन टू इंसिस्ट अपॉन देयर राइट्स एंड एसेस देमसेल्फ, ये सही है कि जो उसके वुमेन के जो राइट्स हैं वो अपने राइट्स को यूज़ कर सके, उनके बारे में वो जाने। देन डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ वुमेन टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, ये भी सही है, जो वुमेन है वो उससे जो रिलेटेड डिसीजंस हैं या और भी डिसीजंस हैं उसको डिसीजन लेने के मतलब उसको एबिलिटी होनी चाहिए। हार्ड वर्क हार्टेड टुवर्ड्स मैन, ये भी गलत है। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग ये है कि जो वुमेन के राइट्स हैं वो अपने राइट्स यूज़ कर सके, उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। और अगर फैमिली है या कुछ भी वहाँ पे अगर कोई डिसीज़न हो रहे हैं तो वहाँ पे उसको डिसीज़न लेने की अप्रोप्रिएट एबिलिटी दे होनी चाहिए उसमें, ये है वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये नेक्स्ट ये हिंदी में है तो इसमें हिंदी में भी देख लीजिए, ये बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फूड आइटम लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। सॉरी फूड, देखो ब्रांड लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, ठीक है। ब्रांड, प्रोसेस चार्ट, ट्रेडमार्क एंड स्टैंडर्ड्स, इनको मैच करना है लिस्ट सेकेंड से। लिस्ट सेकेंड में क्या दिया हुआ है, सिंबल, पेन एंड पेंसिल, वर्ड एंड BIS। तो ब्रांड, किसी ब्रांड का होता है कुछ, हम बोलते हैं ये इसकी ब्रांड है तो कैसे पहचानते हैं, उसका कोई सिंबल होता है ना, तो सिंबल से पहचानते हैं, तो सिंपल सी बात है ब्रांड को हम सिंबल से पहचानते हैं। प्रोसेस चार्ट, जो वर्क सिंप्लीफिकेशन में यूज़ किया जाता है प्रोसेस चार्ट, तो प्रोसेस चार्ट क्या है, जहाँ पे पेन एंड पेंसिल के थ्रू, इसको पेन एंड पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं। देन आता है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जो होता है वहाँ पे जैसे कोई मार्क है, टी है, या फिर जहाँ पे रजिस्टर्ड मार्क है ऐसे बना होता है। कोई पैकेट कभी लोगे आप, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे टी बना होगा, मीन्स जो और कहीं कहीं पे आर ऐसे बना होता है, तो ये ट्रेडमार्क हैं। जो ट्रेडमार्क्स में आते हैं वो वर्ड्स आते हैं। स्टैंडर्ड इज़ BIS, BIS जो है वो स्टैंडर्ड है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेजेज ऑफ फैमिली साइकिल। फैमिली साइकिल में कौन कौन सी, जब पूरी एक फैमिली, अगर फैमिली साइकिल की बात करें तो उसमें कितनी स्टेजेस आती हैं और उन स्टेजेस को सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सी आती है फिर कौन सी आती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, इस्टेब्लिशिंग स्टेज, श्रिंकिंग स्टेज, चाइल्ड रियरिंग, एक्सपेंडिंग एंड इम्पटीनेस स्टेज। अब किसी चीज़, कोई साइकिल है कुछ है तो सबसे पहले वहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट होगा ना, जब तो फर्स्ट स्टेज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पे जो भी कपल है उनकी मैरिज होती है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद क्या आता है, चाइल्ड रियरिंग स्टेज। चाइल्ड रियरिंग के बाद जब बच्चे हैं तो जो स्टेज है, पहले 2 लोग थे अब बच्चे आ गए तो फैमिली बड़ी हो रही है। देन एक्सपेंडिंग स्टेज, उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, वो उनकी भी शादी हो गई, उनका अलग अपना शिफ्ट कर गए, तो श्रिंकिंग स्टेज एंड एम्प्टीनेस स्टेज। तो बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। और ये 5 स्टेज मोस्टली नहीं पूछते हैं, जो ज़्यादा पूछी जाने वाली स्टेज है वो है इस्टेब्लिशमेंट स्टेज, देन एक्सपेंडिंग स्टेज एंड श्रिंकिंग स्टेज। ये 3 के बारे में ज़्यादा पूछते हैं और नॉर्मली वैसे ये कहीं कहीं पे 5 स्टेज भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट ड्यूरिंग। जो डेवलपमेंट है कौन सी स्टेज में ज़्यादा फास्ट होता है। तो जो डेवलपमेंटल जो प्री नेटल पीरियड होता है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जब बोलते हैं ना मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, तो वो वाले जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो मॉरलिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, बिहेवियर, कॉग्निटिव, इमोशनल, ऑल ऑफ दीज। तो मोरालिटी में सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, जो थिंकिंग, परसेप्शन या रीजनिंग थिंकिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और इमोशनली जो इमोशनल बैलेंस है, या सामने वाले को देख के इमोशनली जो फीलिंग मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको देख के सिंपैथेटिक फीलिंग आना, तो ये सब चीज़ें मोरालिटी में आती हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
द प्रिजर्व्ड फ्रूट प्रोडक्ट बियर्स द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क। देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, प्रिजर्व्ड फूड प्रोडक्ट्स, अब फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फ्रूट प्रोडक्ट्स पे कौन सा ऑर्डर लगता है, कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन मार्क लगता है, वो लगता है FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है, अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। तो प्रिजर्व्ड फूड प्रोडक्ट्स, इस पे जो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क लगता है वो है FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। एग मार्क जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक टर्मरिक हो गया, ऑयल हो गया, एंड ठीक है। इको मार्क जो इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स होते हैं उस पे इको मार्क लगता है। ISI ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं इन पे लगता है। एंड आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि जो राइटिंग डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी इन राइटिंग, जब लिखने में जो प्रॉब्लम आती है उसको एक टर्म है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैस्लोज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, मैस्लो की कौन सी थ्योरी है, हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। सिंपल सी यहाँ पे बात, अगर आपको मैस्लो की थ्योरी याद है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स, और वो नीड्स किसकी हैं, सिंपली ह्यूमन बींग्स की वो नीड्स के बारे में बात करते हैं कि पहले फिजिकल, पहले सेफ्टी, देन फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, देन सिक्योरिटी, देन लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी स्टेजेस है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बात किसकी की है, ह्यूमन नीड्स की। तो मैस्लो का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी, किस पे बेस्ड है, वो सिंपली बेस्ड है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड, जो ह्यूमन की नीड्स हैं, सबसे बेसिक नीड क्या है, उसके बाद नेक्स्ट नीड क्या है, तो ह्यूमन की नीड का जो सेटिस्फेक्शन ऑर्डर है उस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि जो मैस्लो की थ्योरी है वो कौन से, किस पे बेस्ड है, तो ये है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। एंड ये आंसर्स हैं, आप आंसर्स भी देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि जो राइटिंग डिसेबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, उसका एक टर्म है, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड वीडियो अगर आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।